क्या जो टाइप ऑफ रिलेशंस पढ़ाए गए हैं आपको उनमें से किसी में कोई दिक्कत हो तो बताओ, अगर नहीं है तो एक दो क्वेश्चंस देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर कि लेट कैपिटल A इज इक्वल टू Z, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स है, यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स है, एंड द रिलेशन R and relation R on Z given by A related to B if and only if A square and B square are co-prime to each other। co-prime का मतलब होता है कि जिसका GCD A स्क्वायर और B स्क्वायर का 1 आता है। जिन दो इंटीजर्स का GCD 1 आता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 आता है, उसको हम बोलते हैं को-प्राइम नंबर्स, को-प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, तो आपको ये रिलेशन दिया है कि A रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ A स्क्वायर एंड B स्क्वायर आर को-प्राइम टू ईच अदर, तब आपको बताना है कि ये R जो रिलेशन हमने आपको दिया है ये कैसा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये है कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरा ऑप्शन R इज ट्रांजिटिव। सी ऑप्शन R इज सिमेट्रिक, एंड द D R इज एंटी सिमेट्रिक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप सब्जेक्टिव टाइप से है कि डिटरमाइन ऑल द टाइप ऑफ रिलेशन R इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन था यहाँ पे AB और CD ऑन सेट कैपिटल A इज इक्वल टू ABCD। इसमें हम चाहते तो ऑप्शंस डाल सकते हैं यहाँ पर कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, ये कैसा है, लेकिन फिलहाल आपको खुद से बताना है 6 टाइप या 7 टाइप जो भी कराए हैं, इंक्लूडिंग द यूनिवर्सल्स आपका रिलेशन था, वॉइड रिलेशन था, आइडेंटिटी रिलेशन था, रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, असिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इन सब में ये बताना है कि ये क्या क्या होल्ड करता है। ठीक है, उसके बाद एक दो क्वेश्चन और हम आपको डिस्कस कर सकते हैं, उसके बाद हम जाएंगे इक्विवेलेंस रिलेशन पर। ठीक है, देखो पहले वाले में अगर हम जाते हैं तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट देख लीजिए सारे बच्चे। अगर इसमें सभी ए टाइप के जाते हैं ना तभी कोई रिफ्लेक्सिव बनता है, और अगर देखा जाए तो जीसीडी ऑफ 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर अगर करें, यानी a का स्क्वायर और a का स्क्वायर अगर करेंगे तो जीसीडी तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, जो कि 1 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो है 2 इज नॉट रिलेटेड टू 2 आ जाएगा। दैट इज आप ये कह सकते हैं ना कि 2,2 इज नॉट द मेंबर ऑफ द रिलेशन R, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हाँ या ना? So this implies the relation R is not reflexive। अगर आपका एक भी AA टाइप का रिलेशन में बिलोंग कर गया तो वो नॉट रिफ्लेक्सिव चला जाता है। अगर यहां पर देखें तो 1,1 जो है इंटीजर है कि नहीं? तो 1,1 जो है यहां पर बिलोंग कर जाएगा R में। क्यों? क्योंकि अगर जीसीडी ऑफ 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर अगर देखें तो 1 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब 1,1 का पेयर R में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि R हमारा इज नॉट इरिफ्लेक्सिव भी नहीं है। सभी निकाल लो जो हैं आपके पास। क्लियर है? इसके बाद उनका क्या कहना है, अब समझो जरा यहां से कि अब ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है और बाकी चीजें हैं।
तो ये तो आप भी जानते हैं, अगर a स्क्वायर और b स्क्वायर का जीसीडी 1 आ रहा है तो b स्क्वायर और a स्क्वायर का भी महज जीसीडी 1 आएगा। तो आप ये जानते हैं कि इफ a रिलेटेड टू b है, दिस इंप्लाइज अगर a रिलेटेड टू b होगा तो जीसीडी ऑफ a स्क्वायर कॉमा b स्क्वायर का 1 आएगा। इसका मतलब है कि जीसीडी ऑफ b स्क्वायर और a स्क्वायर भी आप 1 ही लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये b रिलेटेड टू a हो गया। तो हम लेके चले थे a रिलेटेड टू b इंप्लाइज हो गया b रिलेटेड टू a, इसका मतलब दिस r इज सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक हुआ। और अगर सिमेट्रिक हुआ है इसका मतलब आपका एंटी सिमेट्रिक और वो नहीं बनेगा फिर, हाँ या ना। तो आप लिख सकते हैं कि दिस r इज नॉट असिमेट्रिक, क्योंकि 1,1 का इसमें जा ही रहा है। और आपका नॉट एंटी सिमेट्रिक, जरूरी नहीं है 2 स्क्वायर का जीसीडी अगर 1 आ रहा है तो वो दोनों सेम ही होंगे। बात समझ रहे हैं? उसने क्या कहा था, उसने ये कहा है ना। अच्छा, एंटी सिमेट्रिक बताइए क्या होता है एंटी सिमेट्रिक। पहले तो आप ये बताओ, एंटी सिमेट्रिक ए बी और बी ए बिलोंग करें तो एंटी सिमेट्रिक हो जाता था, ये तो नहीं था। अगर ए बी और बी ए दोनों हैं तो ये इंप्लाइज होना चाहिए कि a इज इक्वल टू बी हो। अब आप खुद सोचो, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है आपके पास 9। तो 2 और 3 रिलेट कर गए क्योंकि 4 और 9 का जीसीडी 1 आता है, तो 3 और 2 भी उसमें है, लेकिन 3 और 2 इक्वल नहीं है। तो नॉट एंटीसिमेट्रिक इसलिए है क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि 2,3 बिलोंग्स टू R एंड 3,2 भी R में है, but 2 is not equal to 3. That's why this is not antisymmetric. अब बात कर लें ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि A रिलेटेड टू B हो, B रिलेटेड टू C हो, तो A और C आपस में रिलेट हो जाए। यहां पर देखना 2 और 3 बिलोंग्स टू R है, ठीक है, 3 और 4 बिलोंग्स टू R है। इसका मतलब ये R में बिलोंग क्यों है, ये इस रिलेशन में पेयर क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर का जो जीसीडी है वो 1 है। और यहां पर 3 और 4 R में क्यों है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 का जीसीडी कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, इसलिए 2 3 और ये है। बट अगर देखा जाए तो जब 2 3 3 4 है बट 2,4 हमारा R में बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि जीसीडी ऑफ 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर आपको पता है 16 होता है, और 4 और 16 का जीसीडी तो 4 होता है, जो 1 के बराबर नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। दिस इंप्लाइज द R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। तो आप R इज नॉट रिफ्लेक्सिव पे टिक कर सकते हैं, ना तो इनमें से ट्रांजिटिव बना और R आपका सिमेट्रिक भी बन रहा है ना, और बाकी ये नहीं बन रहा है। इज दैट क्लियर? तो अभी क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन, पहले इसको यहां तक लिख लो, उसके बाद इसके बारे में डिक्लेयर कर देते हैं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। लिख लीजिए जल्दी से। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो आपको पता है कि इसमें ए टाइप का नहीं है एक भी, तो नॉट आप लिखिए, नॉट रिफ्लेक्सिव लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं। तो ए टाइप का नहीं है, दैट्स वाई द नॉट रिफ्लेक्सिव। इसमें एक भी ए टाइप का नहीं है, दैट्स वाई दिस इज इरिफ्लेक्सिव। तो नॉट रिफ्लेक्सिव के बाद लिख देना यहाँ पे इरिफ्लेक्सिव। उसके बाद ये है कि सिमेट्रिसिटी देखें तो ए बी है तो बी ए होना चाहिए था, नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक। अच्छा, वो कह रहा है कि अगर ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए, तो आता था असिमेट्रिक। तो ए बी है, बी ए नहीं है, सी डी है तो डी सी नहीं है, इसका मतलब ये असिमेट्रिक है। तो नेक्स्ट लिख लेना असिमेट्रिक। अब बात करते हैं एंटी सिमेट्रिक की। अगर ए बी और बी ए दोनों मिलें तो चेक करिए ए इज इक्वल टू बी, अगर नहीं मिल रहे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ए बी तो है लेकिन बी ए नहीं है, सो वी कैन नॉट चेक फॉर ए इज इक्वल टू बी। सी डी डी सी है नहीं एक साथ, तो इसे हम बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे कि ये एंटी सिमेट्रिक है। तो ये एंटी सिमेट्रिक हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए तो ए बी और बी सी होना चाहिए था। ए बी के बाद कहीं बी सी नहीं है, सी डी के बाद कहीं डी से शुरू होने वाला नहीं है, तो यहाँ है ही नहीं। तो आप चेक क्या करेंगे, आपने तो ये बोला था ए बी और बी सी अगर हो तो ए सी को होना पड़ेगा, यहाँ है नहीं तो ट्रांजिटिव भी है। यहां पर इस क्वेश्चन को करने का बहुत बड़ा मतलब है, समझ लीजिए जो समझाया जा रहा है। ट्रांजिटिव कब चेक करते हैं, जब ए बी और बी सी हो
तब AC को चेक किया जाता है। अगर नहीं है, AB है और BC नहीं है तो छोड़ देंगे, या AB है और B से स्टार्ट होने वाला नहीं है तो बाकी को छोड़ देंगे। तो ऐसे ही AB तो है लेकिन B से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, CD तो है लेकिन D से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, तो हम यहाँ छोड़ देंगे और बोल देंगे कि दिस इज ट्रांजिटिव। इज दैट क्लियर? व्हाट अबाउट इम्पिडी रिलेशन? तो है ना, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। इम्पिडी रिलेशन के बारे में सोचा, मुझे दो चीजों का ध्यान आया है, वो आपको भी आना चाहिए कि इम्पिडी रिलेशन जो फाई होता है वो तो हर किसी A क्रॉस A का सबसेट होता है। तो आप जानते हैं केस 1 बनाने से पहले फाई इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A फॉर एवरी सेट कैपिटल A। बोलो हाँ या ना। किसी भी सेट A को ले लो और आप उसका A क्रॉस A बनाओगे तो फाई तो हमेशा A क्रॉस A का सबसेट होगा ही, जिसे हमने वॉइड रिलेशन बोला था। ठीक है, और ये A जो है वो आपका एम्प्टी भी हो सकता था और A आपका नॉन एम्प्टी हो सकता था। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टेक दिस डिस्कशन अलोंग विद टू केसेस, वन व्हेन द फाई इज सबसेट ऑफ फाई क्रॉस फाई व्हेन द A इज फाई, है ना, और दूसरा फाई किसका सबसेट होगा? उस A क्रॉस A का जिसका A नॉन एम्प्टी होगा। तो अलग अलग आंसर्स होंगे इसके। तो अगर हम केस 1 बनाते हैं आपके लिए बाबू, केस 1 क्या है कि अगर आपका कहीं A इज इक्वल टू फाई हुआ तब आपका जो फाई है वो फाई क्रॉस फाई का सबसेट बनेगा, और उस सिचुएशन में फाई जो है हमने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव भी होता है बाबू, एंड इसको तो करा चुका था, रिफ्लेक्सिव भी होता है। बोलो हाँ या ना। वर्ड सिचुएशन से एक पॉइंट हो गया। उसके बाद हम अगर सिमेट्रिसिटी चेक करने जाएं तो ए बी है तो बी ए होना चाहिए, तो ए बी है ही नहीं तो बी ए को चेक क्या करना, तो बाय डिफॉल्ट ये भी क्या हो जाता है? WLG विदाउट लॉस ऑफ यूनिटी सिमेट्रिक हुआ। अच्छा, एंट्री सिमेट्रिक में क्या चेक करते हो? सॉरी, असिमेट्रिक में क्या चेक करते हो? असिमेट्रिक में यही तो चेक करते हो कि अगर ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए, तो ना इसमें ए बी है ना बी है, ये सब हो जाता है, तो ये आपका असिमेट्रिक भी बन जाता है। और एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है कि ए बी हो बी ए हो तो ए इज इक्वल टू बी चेक करना है, तो वो भी नहीं है, तो ये आपका एंटी सिमेट्रिक में भी चला गया। हाँ या ना। और आपका ना ए बी बी ए बी सी कुछ नहीं चेक करना है तो ट्रांजिटिव भी चला गया। बोलो हाँ या ना। लेकिन अगर आपका केस 2 हुआ तो बहुत क्लियर है ये कि अगर A इज नॉन एम्प्टी सेट का फाई एज ए रिलेशन ले लिया आपने, तब आप ये बोल सकते हो कि इसमें एक भी ए टाइप का नहीं पड़ा है, जबकि A में तो एलिमेंट है ना स्मॉल a टाइप का कोई ना कोई, क्योंकि नॉन एम्प्टी है। तो आप लिखेंगे कि दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, चूंकि एक भी ए टाइप का नहीं है ना इसमें, इसलिए इसको हम इरिफ्लेक्सिव पढ़ते हैं उस सिचुएशन में। क्लियर है? तीसरा, सिमेट्रिक में क्या चाहिए? ए बी है बी ए होना चाहिए, लेकिन इसमें ए बी बी ए का कोई मतलब नहीं है, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि यहां सिमेट्रिसिटी है। बाकी चीजें ऐसे ही डिस्कस कर सकते हो। बोलो हाँ या ना। तो बाकी लिख लो वैसे ही करके। सिमेट्रिक एंटी असिमेट्रिक में क्या चाहिए? तो ए बी है बी ए ना हो, तो ना ए बी है ना बी ए उसमें, तो वो आप मना कर सकते हो। तो आप कह सकते हो असिमेट्रिक भी है। एंटी सिमेट्रिक का पता करना है तो ए बी और बी ए दोनों होने चाहिए, तो नहीं है तो आप सीधा लिख देते हो। ट्रांजिटिव में भी वही करते हो। तो केवल इन दोनों चीजों में चेंजेस आता है, बाकी सेम काम कर जाता है। तो एक बात कहें, इन जनरल आप लिख लेना यहाँ सिमेट्रिक के साथ असिमेट्रिक भी लिख लेना आगे, एंटी सिमेट्रिक भी लिख लेना आगे, और यहाँ ट्रांजिटिव भी लिख लीजिएगा आगे। तो अगर देखा जाए तो यहां पर क्या क्या कॉमन आया? ओवरऑल अगर आपसे कोई ये कहे कि ओवरऑल फाई क्या है, तो जो कॉमन आया है दोनों में वो लिख सकते हो महक। जैसे यहां फाई रिफ्लेक्सिव है लेकिन यहां नॉट रिफ्लेक्सिव है, यहां रिफ्लेक्सिव यहां भी रिफ्लेक्सिव और बाकी सब है। तो फाई इन जनरल अगर देखा जाए, फाई इन जनरल अगर देखा जाए तो क्या क्या है? फाई इज इरिफ्लेक्सिव है, पूरा लिख लेना यहाँ पे। फाई इज सिमेट्रिक है, पूरा लिख लेना। फाई इज असिमेट्रिक है, पूरा लिख लेना। फाई इज एंटी सिमेट्रिक है, पूरा लिख लेना। फाई इज ट्रांजिटिव है, पूरा लिख लेना। लेकिन आप ये कहें इन जनरल कि फाई आपका रिफ्लेक्सिव होता है,
तो फाई अगर ए क्रॉस ए का सबसेट हुआ जब ए नॉन एम्प्टी है तो रिफ्लेक्सिव नहीं नॉट रिफ्लेक्सिव होता है। अगर आप कहें कि फाई नॉट रिफ्लेक्सिव होता है तो इस सिचुएशन में फाई रिफ्लेक्सिव होता है। तो ये आप रिफ्लेक्सिव का आंसर जो है वो ए के एम्प्टी और नॉन एम्प्टी पर दिया जाता है, बाकी इन जनरल दोनों में सेम ही सेम आता है। तो इन जनरल फाई जो है इन 5 को सेटिस्फाई करता है, 6 को 5 को, और वैसे अगर देखा जाए तो इस तरीके से डिवाइड होता है। इज दैट क्लियर? अब पढ़ते हैं काउंटिंग टेक्निक। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है यहां पर ये काउंटिंग टेक्निक क्या है। आप समझो जरा यहां से कि अगर आपके पास कैपिटल ए, लेट कैपिटल ए बी अ सेट हैविंग n elements, that is cardinality of A is equal to n। किसी सेट की कार्डिनलिटी n हो गई तो इसके A क्रॉस A की कार्डिनलिटी कितनी होगी? n स्क्वायर। और उस A क्रॉस A का एक भी सबसेट आपने अगर पढ़ा तो वो उसका एक रिलेशन होगा सेट A पर। तो टोटल रिलेशन सेट A पर कितने बन सकते हैं? कोई जवाब देगा? करा चुका हूं। टोटल रिलेशन कितने बनेंगे सेट ए पर? 2 टू पावर n स्क्वायर ए क्रॉस ए के पावर सेट की कार्डिनलिटी के बराबर। और ए क्रॉस ए की कार्डिनलिटी अगर n स्क्वायर है तो उसके पावर सेट की कार्डिनलिटी 2 की पावर n स्क्वायर हो जाएगी। तब हम एक बात तो लिख सकते हैं यहां पर, देन टोटल रिलेशन अगर आप बनाना चाहते हैं काउंटिंग में, देन टोटल रिलेशन ऑन सेट कैपिटल ए में लिख चुका हूं, 2 की पावर n स्क्वायर होते हैं। दैट्स क्लियर। अब बात करते हैं कि ये देन पहला पॉइंट टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट है, दूसरा टोटल यूनिवर्सल रिलेशन कितने होते हैं? एक ही होगा, क्योंकि यूनिवर्सल कौन होता है? ए क्रॉस ए ही उसका यूनिवर्सल होगा, अकेला एक ही सबसेट होता है ए क्रॉस ए का। तीसरा अगर मैं बात करूं तो टोटल आइडेंटिटी रिलेशन कितने बनते हैं? ये भी कराया है। आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए अगर देखा जाए तो यूनिक बनता है, वो एक ही होता है। ये तो सारी चीजें हम करके आ गए हैं। अब इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि हमें चौथे नंबर पे कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव कितने मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट कैपिटल ए। अब समझो जरा तसल्ली से, बहुत अच्छे से। एक बात आप बताओ, अच्छा सारे बच्चे, हम पहले क्या करेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाने का मतलब पता क्या होता है? ए क्रॉस ए के वो सबसेट जो रिफ्लेक्सिविटी को सेटिस्फाई करते हैं, हाँ या ना? तो अगर मैं सभी ए क्रॉस ए में देखूं कि कितने पेयर आ रहे हैं, तो ए क्रॉस ए में टोटल n स्क्वायर पेयर आ रहे थे, है ना? तो उसको हम डायग्राम से ऐसे देख सकते हैं ना कि यहां से मान लीजिए कैपिटल ए है ना, तो मान लिया कि कैपिटल ए में आपके पास कितने एलिमेंट है, ये की साइड से लिख लेना कि ए कंटेन लाइक a1 a2 सफिक्स में an एलिमेंट है, ऐसे होंगे। तो यहां से आप a1 और यहां से आप a2 a3 डॉट 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 लास्ट में आप an बनाते हो, है ना? a4 भी लिख लो अभी ऐसे करके। फिर यहाँ a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an बनाते हो। तो ये ऐसे करके और ऐसे करके इसको डाल दीजिए, ठीक है? अब सुनना, यहां से सॉरी, अब बात समझो आप यहां से। आप बताओ ये कितने बॉक्सेस बनेंगे? टोटल n स्क्वायर बॉक्सेस बनेंगे कि नहीं बनेंगे जब इनको इनके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कराओगे? तो a1 का, थोड़ा a1 को यहां से स्टार्ट करना चाहिए था, a1 a2 a3 और थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये ऐसे करके बढ़ा लो। आप अपना अच्छे से बना लीजिएगा, है ना? ये यहां से हटा दो
और यहां से A4 वाला बना लीजिए एक, और डॉट 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 करके ये AN वाला बना लो। अब A1 के साथ A1 का जब किया होगा तो पेयर बना होगा A1 A1, A1 का A2 के साथ, A1 का A3 के साथ, A1 का A4 के साथ, और ऐसे ही A1 का AN के साथ, हाँ या ना। फिर A2 का A1 के साथ A2 A1, फिर इस A2 का A2 के साथ A2 A2 का, फिर A2 A3 के साथ पेयर, A2 A4 के साथ पेयर, और A2 AN के साथ पेयर। ऐसे ही A3 का A1 के साथ, A3 का A2 के साथ, A3 का A3 के साथ, A3 A4, एंड यहाँ से A3 का AN के साथ। एक और लास्ट बना लो या इतना ही छोड़ दो, बना लो A4 का A1 के साथ, A4 का A2 के साथ, A4 का A3 के साथ, A4 का A4 के साथ, A4 का AN के साथ, और सबसे लास्ट वाले में जाके बनेगा वो आप भी जानते हैं, है ना, क्या, AN का A1 के साथ, AN का A2 के साथ, और डॉट डॉट लास्ट में AN का AN के साथ बनेगा। बोलो हाँ या ना। ऐसे डॉट 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 ये बना, ये सभी में काम आ जाएगा, देखना अभी ये ऐसे डॉट 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 ऐसे करके। ये डायग्राम अकेला आपको बहुत कुछ सिखा सकता है, सारी काउंटिंग इससे निकल के आ सकती है। हम आपको वैसे तो डायरेक्ट लिखा सकते थे कि इसका फार्मूला ये होता है, लेकिन हम अभी तक 9-10 क्लास हुई है, कहीं हमने ये नहीं कहा कि अब रट्टा मारिए, हमने ओरल टेस्ट सबका दिया, और इसका भी देखो क्या है। जब आप रिफ्लेक्सिव बनाते हो तो आपकी रिक्वायरमेंट होती है सारे ए टाइप के एलिमेंट तो रहने ही चाहिए वहां पर। अगर आप समझ पाए मेरी बात कि अगर इस सेट कैपिटल ए में 3 एलिमेंट होते तो A क्रॉस A में 9 ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट होते, और तब जो n स्क्वायर 9 आया है उसे 2 से डिवाइड कर सकते थे क्या महक? नहीं। अब मेरी बात समझो, यहां आप अगर समझ पाए तो डायगोनली अगर ये एलिमेंट अगर आप फील कर पाए ये वाले, तो ये डायगोनली टोटल कितने होते हैं? n एलिमेंट्स होते हैं ये डायगोनली, A11 A22 A33 AN, ये डायगोनली n एलिमेंट है। अब आप जानते हैं कि अगर A12 ऊपर है तो उसका अपोजिट A21 नीचे मिल जाएगा पेयर, अगर A13 ऊपर है तो नीचे A31 मिल जाएगा। तो ऊपर जितने पेयर हैं गिनती में, उतने ही तो गिनती में इस लाइन से एग्जैक्टली नीचे हैं कि नहीं है? तो टोटल नंबर ऑफ पेयर बिलो द लाइन L, इस लाइन का नाम कैपिटल L दे देते हैं, L इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर अबव द लाइन L। और ये है कितने? टोटल आपके पास n स्क्वायर है, और n स्क्वायर में से ये कितने हैं? n निकल गए होंगे, तो टोटल आपके पास बचे कितने? n स्क्वायर माइनस n बचे। यहां तक क्लियर है? अब बाबू एक बात बताओ, टोटल n स्क्वायर पेयर में से जब आप वहां से, अब ये टोटल n स्क्वायर पेयर दिख रहे हैं ना, जब ये टोटल रखो पूरे पेयर दिख रहे हैं, इन्हीं पेयर में से तो कुछ पेयर उठा उठा के जो सेट बनाओगे उसी का तो नाम रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव करते हो कि नहीं करते हो? तो हम अगर इन n स्क्वायर नंबर ऑफ पेयर्स में से अगर हम इन डायगोनली n पेयर्स को देखें तो इनके पास चूज ना होने की कोई वजह नहीं, क्योंकि ये तो चूज होने ही है। तो आप कह सकते हो कि डायगोनल पेयर्स जो हैं, जो डायगोनली पेयर्स हैं ए हैव ओनली वन चॉइस, और वो चॉइस क्या है? केवल डायरेक्ट उसको सिलेक्ट ही होना है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव बनाना है। एंड रिमेनिंग जो बचे हैं, कौन से बचे हैं रिमेनिंग में? है रिमेनिंग पेयर कितने हैं? रिमेनिंग n स्क्वायर माइनस n पेयर्स जो हैं हैव 2 चॉइसेस। 2 चॉइस कैसी? लो या ना लो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चूज करो या छोड़ो। क्लियर करिए बाबू। तो इसका मतलब है कि टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी कि टोटल चॉइस अगर आप देखें तो टोटल चॉइसेस जो निकली वो टोटल चॉइसेस इज इक्वल टू 1 की चॉइस है। ये 1 की पावर n है, सारी चॉइसेस का मल्टीप्लाई है, और उसके बाद हर किसी के पास 2 चॉइस, इसके पास 2, इसके पास 2, सबके पास 2, तो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? n स्क्वायर माइनस n टाइम्स। तो 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n। सो टोटल नंबर ऑफ इज इक्वल टू 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। किसी को एतराज हो तो पूछ लो अभी। 1 की पावर n तो 1 ही होता है ना,
तो वहां से हट गया, बचा इतना। अब देखो बाबू, अगर ये काउंट हो गया तो अगर किसी को चूज करना ही है, छोड़ नहीं सकते, तो उसके पास वन चॉइस होती है। अगर आप यहीं से सोच के देखें तो इरिफ्लेक्सिव में जाइएगा, तो इरिफ्लेक्सिव ये कहा जाता है कि इसको तो चूज ही नहीं करना है डायगोनली कोई भी। तो आपके पास चूज करने के लिए कितने बचे? n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट बचे, उनमें से किसी को लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम, है ना, एंड टोटल नंबर ऑफ अगर लिखना चाहते तो यहां 5वें नंबर पे लिख दें टोटल इरिफ्लेक्सिव कितने बने। अब पूरा नहीं लिख रहे हैं, टोटल इरिफ्लेक्सिव कितने, यहां पर 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। अब सोच रहे होगे सर ये तो दोनों बराबर काउंटिंग में बन गए, तो वो बन गए, लेकिन काउंटिंग करते टाइम जो प्रोसेस है उसमें डिफरेंस है कि इनके पास कोई चॉइस नहीं है लेने ना लेने वाली, ऐसा कुछ नहीं, इनको छोड़ना ही है। बात समझ रहे हो? और इनको लेना ही था, इसलिए इन सबके पास लेने की एक चॉइस थी। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए बराबर आगे इसमें बस 1 की पावर n के साथ मल्टीप्लाई किया तो जो बाय डिफॉल्ट वही लौट के आ गया। तो इतने ही रिफ्लेक्सिव बनेंगे, उतने ही इरिफ्लेक्सिव बनेंगे। कोई ऐतराज? कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। अब अगर सिमेट्रिक लिखना पड़ेगा तो क्या आंसर आ सकता है, सोचो जरा। अगर आप सिमेट्रिक बनाना चाहते हो तो जो ए टाइप के हैं वो जाएं या ना जाएं, कोई फर्क पड़ेगा उससे? अगर ए टाइप का किसी सिमेट्रिक में चला गया तो कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं ना। लो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बना रहेगा। और अगर ए टाइप का चूज नहीं करते हो इस रिलेशन में, तब भी वो सिमेट्रिसिटी बनाए रख सकता है। तो इस ए टाइप को चूज करो या ना चूज करो तो आपके ऊपर है, जब हम सिमेट्रिक चूज करने जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन n पोजीशंस पर आने वाले पेयर के पास दो चॉइस हैं, या लो या ना लो। इनका मतलब इन डायगोनल पर तो मैं 2 की पावर n मल्टीप्लाई कर लूंगा साथ में, बोलो हाँ या ना। तो अगर मैं कहीं ये कहूं आपसे 6 नंबर पर कि टोटल नंबर ऑफ आप सिमेट्रिक ढूंढने वाले हैं अगर, तो आप खुद सोचो क्या चॉइस हुई कि एक तो डायगोनल वाले जो n है इसके पास 2 2 2, तो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा, तो पहले तो 2 की पावर n कर लो। अब बचे कितने आपके पास? n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट और n स्क्वायर माइनस n नंबर ऑफ पेयर्स बचे हैं आपके पास। इनमें से अब ये सोचो कि अब देखो, अच्छा इसके ऊपर कितने बचे पेयर? ओ टोटल, यहां पे थोड़ी गलती हुई है, टोटल नंबर ऑफ पेयर बिलो द लाइन एल गिनने हैं और टोटल नंबर ऑफ लाइन अबव द लाइन गिनने हैं। वो काउंटिंग में बराबर होंगे, लेकिन होंगे कितने? n स्क्वायर माइनस n टोटल बचे थे जब डायगोनल को माइनस किया था, तो आधे ऊपर होंगे आधे नीचे होंगे। तो यहां थोड़ा मिस्टेक हो गया है, बट यहां तक तो ठीक था कि टोटल ऊपर जो पेयर बचे हैं और जो नीचे पेयर बचे हैं वो काउंटिंग में सेम होंगे, लेकिन काउंटिंग में होंगे कितने? तो वो n स्क्वायर माइनस n बाई 2 होंगे। अब हम सिमेट्रिसिटी काउंट कर सकते हैं, कैसे? ऊपर वाले पेयर जो बचे हैं n स्क्वायर माइनस n बाई 2 जो पेयर हैं गिनती में इस डायगोनल लाइन के ऊपर, इसमें अगर मैं इसको चूज कर लेता हूं तो इसको चूज करना ही पड़ेगा सिमेट्रिसिटी में। तो अगर इसे चूज कर लिया तो इसकी चॉइस खत्म हो गई, अब इसे तो चूज होना ही पड़ेगा, तो इसके पास चॉइस नहीं बची। और अगर इसे छोड़ रहे हो तो भी इसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर A12 नहीं लिया और तुमने A21 ले लिया तो A21 होने से A12 भी चाहिए होगा। तो इस एक चॉइस, इस एक जो डायगोनल के ऊपर नंबर ऑफ पेयर है, इसके पास दो चॉइस हैं और इसकी चॉइसेस के साथ इन सबकी चॉइसेस बैलेंस हो जाती है कि नहीं हो जाती है? बोलो हाँ या ना। और इसका मतलब केवल n स्क्वायर माइनस n बाई 2 नंबर ऑफ पेयर्स बचे हैं जिनके पास दो दो चॉइस हैं। डायगोनल के ऊपर वाले ले लो चाहे डायगोनल के नीचे वाले ले लो, तो और जो डायगोनल पे उनके पास अपनी 2 2 है, तो वो तो पहले ही कर दिया था। अब जो बचा है वो n स्क्वायर माइनस n बाई 2 नंबर ऑफ पेयर्स के साथ 2 2 चॉइसेस था। तो क्या ये फार्मूला किसी को गलत लग रहा है? ऐसे ही सबको काउंट किया जाता है कि ये चॉइस निकाल दो वो चॉइस निकाल दो। एंटी सिमेट्रिक करेंगे तो 3 3 चॉइस के साथ आ जाता है, 2 2 चॉइस के साथ कोई आ जाता है। बात समझ रहे हैं? तो इनको हटाइए जरा यहाँ से, और बाकी चाहो तो मैं ऐसे ही काउंट कर सकते हैं। आप बाकी को भी लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ
सिमेट्रिक के बाद टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक और असिमेट्रिक कितने होते हैं, है ना। तो असिमेट्रिक में क्या होता है, कोई भी ए टाइप का असिमेट्रिक में नहीं होना चाहिए था। बोलो, कोई भी ए टाइप का गया तो वो ए बी ए कंसीडर कर लेता है। तो इन डायगोनल एलिमेंट को निकाल दो पहले तुम। अब बचे डायगोनल के ऊपर वाले। अगर A1 A2 गया है तो A2 A1 को नहीं लेना है, तो या तो A1 A2 लो तो इसे मत लो, या A1 A2 को छोड़ दो। तो ये छोड़ोगे तो फिर ये चूज हो सकता है। तो अगर हम काउंटिंग में देखें तो इनके साथ ये बंधा हुआ जरूर है, तो दोनों की चॉइस एक साथ पढ़ी जाएंगी, हाँ या ना, क्योंकि उसकी कहानी है ए बी और बी ए से रिलेटेड। तो आप सोचो, वैसे तो तुम्हें पेयर दिख रहे हैं कितने, एन स्क्वायर माइनस एन ऊपर और नीचे मिला के, लेकिन एन स्क्वायर माइनस एन पेयर्स के पास चॉइस नहीं ढूंढनी है। दरअसल दो पेयर मिलकर चॉइस डिसाइड करेंगे कि जाना है कि नहीं जाना है। इसलिए ये जाएगा तो ये नहीं जाएगा, अगर ये जाएगा तो ये नहीं जाएगा, और दोनों नहीं जाएंगे। तो कितनी चॉइसेस मिली, 3 चॉइसेस मिली। किनके पास, कितने एलिमेंट के पास 3 चॉइसेस हैं, इसलिए वेरी गुड। इसलिए टोटल आपके पास नंबर ऑफ असिमेट्रिक अगर ढूंढने निकले हैं तो टोटल नंबर ऑफ असिमेट्रिक आपके पास कितने हो जाते हैं बाबू, दैट इज 3 की पावर n स्क्वायर माइनस n/2। एंटी सिमेट्रिक में एक बात और हो जाएगी नई, क्या हो जाएगी, एंटी सिमेट्रिक में एक नया और हो जाता है कि डायगोनल की चॉइस बढ़ जाती है कि ले सकते हो नहीं ले सकते, क्योंकि वहां क्या होता है ए बी बी ए चाहिए, तो या तो ए बी लो बी ए ना लो चल जाता है, या ए बी और बी ए दोनों लो तो ए इक्वल टू बी दिखाना है, या दोनों को छोड़ दो। तो उनके पास तो वही चॉइस है जो अभी असिमेट्रिक में चल रही है, लेकिन डायगोनल के पास एक्स्ट्रा चॉइस आ जाती है कि वो डायगोनल लो या ना लो काम चल जाता है, क्योंकि ए बी बी उसका सेमी होता है और ए और बी इक्वल भी होता है। तो बस अगर मैं कहीं से टोटल नंबर ऑफ, अगर आपको एंटी सिमेट्रिक सिखा रहा हूं तो उसमें आपके पास एक एक्स्ट्रा 2 की पावर n और लग जाएगा और 3 की पावर n स्क्वायर माइनस n/2। बोलो हाँ या ना। एंड आई एम सॉरी कि ट्रांजिटिव की काउंटिंग हमारे पास नहीं होती है, हमारे पास क्या है ही नहीं, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से, उसमें काउंटिंग का कोई ऐसा है ही नहीं, उसमें तो ए बी और बी ए चाहिए तो एसी के बारे में बात करनी होती है, तो उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, इसलिए काउंटिंग वहां पर संभव नहीं हो पाती और ना ही इस तरीके का कोई फार्मूला है। हाँ, अगर तुम मुझे कार्डिनलिटी फिक्स 2-3 करके दे दो छोटे नंबर पे तो हम उसको कॉम्प्यूटर से ट्रैक जरूर कर सकते हैं, तो वो काउंटिंग आपको फिर पढ़ने को नहीं मिलती है। यही आपको टोटल 8 काउंटिंग मिलती है, जिसमें 3 बहुत बेसिक थी जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दी थी व्हेन वी वर डिस्कस्ड रिलेशन, जब डिस्कस कर रहे थे पहले से ही, और उसके बाद रिफ्लेक्सिव की टोटल सिमेट्रिक कितनी है, टोटल असिमेट्रिक कितने हैं, टोटल एंटी सिमेट्रिक करते हैं, टोटल रिलेशन कितने होते हैं, टोटल आइडेंटिटी कितने हैं, कितने वर्ड हैं, कितने सारा का सारा आपको यहाँ डिस्कस हो गया। सो काउंटिंग डन होती है, इसको लिख लीजिए एक बार, फिर चलते हैं आगे। नए रिलेशन पर बात करते हैं जिसका नाम है, एक साथ वैसे तो पढ़ा दिया था, इक्विवेलेंस रिलेशन। लिखिए जरा, ये 3 रिलेशन जब एक साथ मिल जाते हैं तो उसको नया नाम देते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन इसके कंसीक्वेंसेस, इनसे होने वाले चेंजेस जो सेट के अंदर देखे जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको लिखिए इक्विवेलेंस रिलेशन, और मैं बोल रहा हूं उसको लिखिए जरा, लिखें अ रिलेशन कैपिटल आर, अ रिलेशन आर ऑन सेट कैपिटल ए, a relation R on set A is said to be an equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive। तीनों होता है तो, if it is reflexive, symmetric and transitive, अगर ये तीनों हो जाता है तो उसको एक नए नाम से जान लो कि उस रिलेशन को, रिफ्लेक्सिव तो बोल ही सकते हो, सिमेट्रिक बोल सकते हो, ट्रांजिटिव भी बोल सकते हो, लेकिन एक नया नाम भी दे सकते हो, दैट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस रिलेशन। अब समझो जरा, फॉर एग्जांपल के लिए थोड़ा समझाते हैं, सबको एक बार में समझ में आ जाएगा। जैसे आपने क्या किया, आपके पास A इज इक्वल टू Z है, A क्रॉस A साथ साथ लिख सकते हैं हमारे आप Z क्रॉस Z है साथ साथ ही लिख लीजिएगा, और यहां से रिलेशन ये है कि A और B दो इंटीजर आपस में रिलेशन R से रिलेट हो रहे हैं,
इफ एंड ओनली इफ आपने कल 3 डिवाइड्स a माइनस बी किया था, हम उसकी जगह 4 डिवाइड्स a माइनस बी कर देते हैं, कोई एतराज नहीं होना चाहिए, ऐसा ना लगे 3 वाला हो गया यहाँ से। तो हम बेसिकली इसमें 3 ही चेक करने जा रहे हैं, बाकी आप 3 डिवाइड्स a माइनस बी में होमवर्क में चेक करके आए थे। तो अगर हम इसके रिफ्लेक्सिविटी की चेक करें, अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो आप खुद समझो, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है खुद से रिलेट होना। a रिलेटेड टू a होगा अगर 4a माइनस a को डिवाइड करे, और a माइनस a का मतलब होता है 0। तो आप यहां से समझिए, चूंकि a माइनस a इज इक्वल टू 0 होगा फॉर एवरी a बिलोंग्स टू z। लिखने का तरीका समझना है, वैसे तो समझ में आ गया कि रिफ्लेक्सिव है, बट लिखने का तरीका कैसा होगा। अगर मैं कोई भी इंटीजर लूंगा तो उसका a माइनस a 0 आएगा, एंड 4 जो है वो डिवाइड करता है, डिवाइड 0 करता है कि नहीं करता, दैट इज आप लिख सकते हैं 4 डिवाइड्स 0, आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज 4 डिवाइड्स a माइनस a। हाँ या ना, इसका मतलब क्या हो गया, अगर 4 डिवाइड्स a माइनस a कर रहा है तो a रिलेटेड टू a लिखा जा सकता है, a रिलेटेड टू a, दैट्स डन, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिसिटी की बात कर रहे थे, तो जो बच्चा अभी कह रहा था कि सिमेट्रिक नहीं हुआ, वो यहां से देख ले, बस 3 की जगह हम 4 यूज कर रहे हैं। तो हमने लिया कि लेट मान के चले कि a जो है वो b से रिलेट हो रहा है। रिलेट होने का मतलब तब हुआ होगा जब 4 ने a माइनस बी को डिवाइड किया होगा। तो आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए 4 ने 16 माइनस 4 को डिवाइड कर दिया, 16 माइनस 4 कितना होता है, 12 होता है, 4 12 को डिवाइड करता है। तो अगर हम इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लें, 4 डिवाइड्स माइनस 4 माइनस 16 कर लें, तो क्या इसको डिवाइड नहीं करेगा, इसको भी तो करेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 4 में से 16 अगर जाएगा उसको भी तो डिवाइड करेगा ना, ये है ना। और अगर माइनस को डिवाइड करेगा तो माइनस माइनस प्लस बाहर ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहां ये लिखने वाले हैं, देखना सारे बच्चे, कि 4 डिवाइड्स करेगा माइनस टाइम्स ऑफ a माइनस बी को। अगर 4 6 को, अगर 4 8 को कर रहा है तो 4 माइनस 8 को भी तो करता है। तो 4 अगर ए बी कर रहा है तो 4 इसके माइनस माइनस ऑफ ए बी को भी करेगा। तो ये इंप्लाइज क्या करेगा, 4 डिवाइड्स माइनस माइनस प्लस हो गया, b माइनस ए हो गया। अब a बाद में हो गया, अब a बाद में होता है तो b बाद में लिखा जाता है, इसका मतलब b रिलेटेड टू a हो गया, हाँ या ना। तो अगर a रिलेटेड टू b है तो b रिलेटेड a हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या है कि लेट a रिलेटेड टू b है एंड b रिलेटेड टू c है। इसका मैथमेटिकली अप्रोच का मतलब 4 डिवाइड्स a माइनस बी एंड 4 डिवाइड्स b माइनस c, ये मिलेगा आपको। अब आप खुद से समझो कि 4 डिवाइड्स a माइनस बी और 4 डिवाइड्स b माइनस c है। अब किसी तरीके से आपको दिखाना है कि ये इसको डिवाइड करता है। तो ये तो आप भी जानते हो, अगर 4 डिवाइड्स a कर रहा हो, मान लो t1 को कर रहा है, और 4 डिवाइड्स t2 को कर रहा है, तो 4 डिवाइड्स उस सम को भी तो करेगा ना बाबू, बोलो हाँ या ना। ये तो डिवीजन एल्गोरिथम में पढ़ा ही होगा। तो दिस इंप्लाइज 4 डिवाइड्स a माइनस बी, और इसका सम कर दो प्लस b माइनस सी। सो दिस इंप्लाइज 4 डिवाइड्स b से b कैंसिल, a माइनस सी आ गया, इसका मतलब a रिलेटेड टू c भी प्रूफ हो गया। ये कॉन्सेप्ट है इसका, है ना, कॉन्सेप्ट ये यूज किया, इसको साइड में लिख लेना। तो हेंस ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हेंस कैपिटल R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक ये हो गया एग्जांपल पहला। दूसरा एग्जांपल अगर यहां से देखें तो अगर आपके पास a इज इक्वल टू z है, जैसे z पे ले लेते हैं, नेचुरल नंबर पे ले लो, a अगर z है आपके पास और a रिलेटेड टू b इफ एंड ओनली इफ a प्लस b इज इक्वल टू इवन प्रूफ करना है। को समझ आया, मतलब दो इंटीजर आपस में रिलेट हो जाएंगे अगर उनका सम इवन आ जाए अंडर दिस रिलेशन R। तो यार रिफ्लेक्सिव तो वैसे भी हो गया, क्यों, क्योंकि a और a किसी भी दो इंटीजर को जो खुद में सेम है उनका सम करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ a तो हमेशा इवन ही आएगा कि नहीं आएगा। तो आप समझ सकते हैं a रिलेटेड टू a होगा बिकॉज a प्लस a इज इक्वल टू 2a ऑलवेज कैसा होता है, इवन होता है फॉर एवरी a बिलोंग्स टू z।
सो दिस इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव है। हमने कहा था साथ साथ लिख लेना है इसको, और थोड़ा देखते रहना, थोड़ा लिखते रहना, थोड़ा थोड़ा, है ना, सारा नहीं छोड़ना एक बार में, हम आपको लिखने का भी टाइम देंगे। इसका मतलब अब क्या यहाँ पे होगा, अब आप जानते हैं कि अगर a प्लस बी का सम इवन है तो b प्लस ए का भी होगा, तो a रिलेटेड टू b इंप्लाइज a प्लस बी अगर इवन है तो ये इंप्लाइज करेगा b प्लस ए भी आपका इवन होगा। इसका मतलब हो गया कि b रिलेटेड टू a होगा, हाँ या ना। नेक्स्ट क्या है, a रिलेटेड टू b एंड b रिलेटेड टू c करना था। इसका मतलब a प्लस बी अगर इवन है, और इवन मान लेते हैं 2m, जल्दी नहीं कर रहे हैं, किसी भी इवन को किसी इंटीजर का 2 टाइम्स लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे 4 है तो 4 को 2 इंटू 2 में लिख सकते हैं, 6 है तो 2 इंटू 3 में लिख सकते हैं, -8 है तो 2 इंटू -4 लिख सकते हैं। तो कोई भी इवन नंबर है वो किसी m बिलोंग्स टू z के 2 टाइम्स से लिखा जा सकता है, m1 मान लो। और b रिलेटेड टू c है तो b प्लस सी भी इवन आएगा, इसका मतलब उसे 2m2 बोल सकते हो से, जहां m2 क्या रहा होगा, z से। अब आप खुद से सोचो, इन दोनों का सम कर दो पहले आप, तो अगर आप देखें तो a प्लस बी इवन, b प्लस सी इवन, तो इनका सम भी इवन आएगा, आएगा इवन, मान लीजिए जो भी आए। अब यहां से a प्लस सी इज इक्वल टू इवन माइनस 2 ऑफ b। अब आपको बच्चा बता सकता है कि इवन में से इवन जाएगा तो कितना बचेगा, इवन ही तो बचेगा, ठीक है। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि, वैसे इसको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं थी, ऐसे ही चल गया काम, तो a प्लस सी इज इक्वल टू इवन, इसका मतलब a रिलेटेड टू c। अब यहां पर पहला जब एग्जांपल दिया मैंने तो बाकायदा सबको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, है ना। जब दूसरा वाला किया तो यहाँ नाम नहीं लिखा, यहाँ समझ गए, ये रिफ्लेक्सिव दिखाया, ये सिमेट्रिक और ये ट्रांजिटिव। सो बोथ आर द एग्जांपल ऑफ द इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब समझते हैं कि इससे कंसिक्वेंसेस में हमें FTER कैसे पढ़ने को मिलती है। पहली माइलस्टोन थ्योरम है जहां वो किसी सेट को डिफरेंट डिफरेंट सबसेट्स में ब्रेक करने के डिस्कशन को हम बखूबी रिलेशन से पढ़ेंगे। अब इन रिलेशन से हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम सेट्स के पार्टीशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं, जिससे हम इस एप्लीकेशन को वहां पार्टीशन के फॉर्म में देख सकें, ठीक है। अब एक नया चीज पढ़ेंगे, पहले तो हम केवल लिख देते हैं यहां, पार्टीशन ऑफ अ सेट। 10-15 मिनट का छोटा सा टॉपिक समझने के लिए, 10-5 मिनट का, और उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन के कंसिक्वेंसेस में पार्टीशन को देखना, और उससे रिलेटेड पहली माइलस्टोन थ्योरम हमारी जो FTER है, फंडामेंटल थ्योरम ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन, उस पर काम करने को मिलता है, तब ये पैकेज कंप्लीट होता है। पार्टीशन क्या है, किसी सेट का होता है, इसीलिए लिखा है, भाषा समझिए, पार्टीशन किसका होता है, किसी सेट का होता है। सेट का पार्टीशन कैसे करोगे, सबसेट्स के फॉर्म में पार्टीशन होता है, मैं समझाता हूं। यहां पर फिलहाल एक डिस्कशन देते हैं, यहां पर डिस्कशन, और उसमें क्या है कि हमने एक सेट लिया थोड़ी देर के लिए, 1 2 3 4 5, है ना, और ऐसे मान लीजिए हमने नेचुरल नंबर का ही सेट ले लिया, a इज इक्वल टू n, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके ये एलिमेंट्स थे। सारे बच्चे सुनना, हम इसके कुछ सेट्स पढ़ते हैं। लेट a1 इज इक्वल टू, हम पढ़ते हैं इसमें लाइक कि 5 10 15 20 25 एंड डॉट डॉट, यानी 5 के मल्टीपल्स पढ़ लिए नेचुरल नंबर में। a2 को अगर हमने सपोज दैट पढ़ लिया, अगर मैं 7 का मल्टीपल पढ़ूंगा तो उसमें 25 चला जाएगा, अगर मैं 8 का मल्टीपल पढ़ता हूं तो 40 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, 10 तो सब में मिलेगा ही मिलेगा, लास्ट में जाते हैं। तो हम कुछ ऐसा करते हैं जिसमें प्राइम स्टडी कर लेते हैं, लाइक हम प्राइम में छोड़ देते हैं, जैसे 2 लिया, 5 को छोड़ देते हैं, 2 के बाद हमने जो भी पढ़ा है वो पढ़ा है, लाइक 5 पढ़ा था, 3 पढ़ा था, 7 पढ़ा था, 11 पढ़ा था,
उसके बाद 13 पढ़ा है, 17 पढ़ा है, 19 पढ़ा है, दे आर ऑल द प्राइम नेचुरल नंबर एक्सेप्ट द 5, क्योंकि 5 ऊपर ले चुके थे। अब बचा क्या है, आप अगर गौर से देखें नेचुरल नंबर में तो 1 बचा था, 2 लिया जा चुका है, 3 लिया जा चुका है, 4 नहीं लिया गया था, 5 हो गया है, 6 नहीं लिया, 7 हो गया, 8 नहीं लिया, 9 नहीं लिया, 10 ले लिया है, 11 ले लिया है, 12 नहीं लिया, 13 ले लिया, 14 नहीं लिया, 15 नहीं लिया, 15 ले लिया था, 16 नहीं लिया किसी ने, 17 ले लिया, 18 नहीं लिया किसी, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 किसी ने नहीं लिया, 22 किसी ने नहीं लिया, 23 यहाँ चला गया होगा प्राइम में, बचे हुए सारे यहाँ डाल दिए। कुछ समझ आ रहा है? वी हैव 3 सबसेट्स ऑफ द नेचुरल नंबर। सो डरने की जरूरत नहीं है, ये हम आपको कुछ सिखाने के लिए फिलहाल आप फोकस ये करेंगे कि हम 3 सबसेट्स पढ़ रहे हैं कैपिटल ए के, A1, A2, A3, और इन तीनों सेट्स में एक भी एलिमेंट एक दूसरे से कॉमन नहीं है। मैथमेटिकली वी कैन से कि दे आर म्यूचुअल डिसजॉइंट। डिसजॉइंट है म्यूचुअल, कोई कॉमन नहीं होता, इसको बोलते हैं पेयर वाइज डिसजॉइंट है, या हम कह सकते हैं म्यूचुअल डिसजॉइंट है। आप इन शब्दों को समझना शुरू करिए, म्यूचुअल डिसजॉइंट, या आप कह सकते हैं पेयर वाइज डिसजॉइंट। किसी के साथ पेयर बना लीजिए तो वो डिसजॉइंट मिल जाएंगे। तो दिस इज म्यूचुअल डिसजॉइंट, या आपका पेयर वाइज डिसजॉइंट मिल जाता है। ठीक है, फिलहाल इन शब्दों को समझना थोड़ा थोड़ा, फिर आगे बढ़ते हैं। ये 3 सबसेट्स में ब्रेक हैं। यहां पर ऑल एआईज, जो भी एआईज आपने लिए हैं A1, A2, A3, सेटिस्फाइंग, क्या ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं? सेटिस्फाइंग कि हम किसी भी एआई का किसी भी दूसरे एजे के साथ अगर इंटरसेक्शन करें तो फाई आ रहा है फॉर एवरी आई इज नॉट इक्वल टू जे के लिए। अगर दोनों सेम ही लोगे, मान लो A1 का A1 के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो A1 ही आ जाएगा ना। तो हम आई और जे जो ले रहे हैं वो सेम सेट नहीं है, कोई भी 2 डिफरेंट सेट के साथ, यानी पेयर वाइज डिसजॉइंट यही कहलाता है मैथमेटिकली। और अगर मैं इन सभी एआई का यूनियन कर दूं, आई कितने लिए? 1 से 3 ही तो लिए हैं, A1, A2, A3, तो हमें पूरा का पूरा नेचुरल नंबर मिल गया। बोलो हाँ या ना? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर किसी भी सेट के अंदर इस तरीके के सेट्स मिल जाते हैं, तब हम एक नया सेट बनाते हैं। देन द सेट कैपिटल A1 इसके अंदर डाल दो, A2 डाल दो, A3। क्या इस करली ब्रैकेट के अंदर मैंने n के सारे सबसेट्स रख दिए, या कुछ स्पेशल टाइप के सबसेट थे जो इस कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं? कुछ स्पेशल टाइप के सबसेट्स उठाए हैं मैंने जो इस कंडीशन को होल्ड कर रहे थे। ये पूरे सबसेट्स नहीं है। अगर n के सभी सबसेट्स को अगर रखते तो वो तो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता ना। तो ये पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर थोड़े हैं। यहां तो मैंने n के 3 सबसेट्स केवल स्टडी किए हैं, बट ये 3 सबसेट म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं, जिनके तीनों के यूनियन से पूरा सेट n बन गया है। दिस इज कॉल्ड पार्टीशन ऑफ द सेट। दिस इज कॉल्ड द पार्टीशन। और पार्टीशन का मतलब वन ऑफ द पार्टीशन, क्योंकि हम जानते हैं कई सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर इसकी जगह कुछ और ले लेते, इसकी जगह कुछ और, 3 में ना 4 में ब्रेक कर देते, सर हम 2 में ही ब्रेक कर लेते, इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर। तो आप 2 में करिए या 3 में या 4 में, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका वन ऑफ द पार्टीशन होगा, है ना। इसका मतलब है कि इज कॉल्ड पार्टीशन, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं वन ऑफ द पार्टीशन, जिससे आपको हिम्मत क्या मिले कि आप और भी ऐसे बना सकते हैं। इज वन ऑफ द पार्टीशन ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बोलो हाँ या ना, है ना। नाउ इफ मान लीजिए S1 इज इक्वल टू इवन नेचुरल नंबर है एंड S2 इज इक्वल टू ऑड नेचुरल नंबर होता, तो यहां भी क्या होता है, S1 और S2 2 ही है, इसलिए 5 आ रहा है, और S1 और S2 के यूनियन से पूरा n बन जा रहा है। सो हियर द सेट S1, S2 डाल दो इसके अंदर, इज अनदर, क्या किसकी तरह काम कर रहा है, अनदर पार्टीशन है, किसका, पार्टीशन ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या बात समझ में आई? यानी हम आपको पार्टीशन ऑफ सेट में ऐसे किसी सेट के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, और जब किसी ऐसे सेट को पढ़ाओगे तो डेफिनेशन बोलने से पहले ये पता होना चाहिए कि मुझे पहले एक सेट कैपिटल A लेना पड़ेगा बाबू, और उस A के कुछ A1, A2, A3 करके सबसेट लेने पड़ेंगे।
ए सेट फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूं। क्या मैंने आपको रिलेशन पढ़ाते वक्त ये बोला था कि ए कैसा होगा? हमने लिखाया है ए के बारे में, ए फाइनाइट भी हो सकता है और ए इनफाइनाइट भी हो सकता है। So we are not caring about the cardinality of the set capital A. It may finite or may infinite, I don't care. But अब हम क्या करेंगे, हम कैपिटल A को लेकर उसके कुछ सबसेट्स उठाएंगे। सारे सबसेट्स उठाना है आपका मन, लेकिन सारे सबसेट उठा लेने से ये कंडीशन होल्ड नहीं होती कि कुछ सबसेट्स कॉमन भी लेके आ जाएंगे कुछ ना कुछ। बोलो हाँ या ना? तो हम क्या करेंगे, उस सेट कैपिटल ए के कुछ स्पेसिफिक सबसेट्स बनाएंगे। काउंटिंग में कितने बनाओगे? जितने में आप इस कंडीशन को होल्ड करा दें उतने बना लो। 2 में हमने इस कंडीशन को होल्ड करा दिया कि सबके इंटरसेक्शन 5 आने चाहिए और यूनियन से पूरा n बनना चाहिए। हम 3 में ब्रेक कर सकते हैं, हम 4 में ब्रेक कर सकते थे। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप जितने में भी चाहो उस n के सबसेट्स ले सकते हो या उस a के सबसेट ले सकते हो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। उन सबसेट्स को लो जो इस कंडीशन को होल्ड करते हैं, उनको एक करली ब्रैकेट के अंदर डाल दो, सेट के नाम लिख के ऐसे A1 A2। जैसे S1 S2 लिया तो करली ब्रैकेट के अंदर S1 S2 डाल दिया। ये जो करली ब्रैकेट के अंदर S1 S2 A1 A2 लिखा होता है इसे कहते हैं पार्टीशन। और पार्टीशन का मतलब समझ में आ गया, कुछ भी कॉमन नहीं रखना, सेपरेट करके रखना है और यूनियन पूरा सेट बन जाता है। इसलिए ये जो सेट बन के आया है, दिस इज कॉल्ड द पार्टीशन ऑफ अ सेट कैपिटल A। हियर द पार्टीशन ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड बाय इंस्पेक्शन द कैलकुलेशन एंड द डिस्कशन ओवर दिस बोर्ड आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी एक सेट के एक से ज्यादा पार्टीशन हो सकते हैं। बोलो हाँ या ना? अभी और भी बना सकते हैं। तो एक नेचुरल सा सवाल उठा मेरे दिमाग में कि सर एक बात बताओ कि अगर मैं किसी एक सेट के एक पार्टीशन पढ़ा, सर इस सेट के 2 पढ़े, सर कितने और पढ़ सकते हैं? एक क्यूरियोसिटी आती है। तो सवाल क्या पैदा हुआ कि मेरे पास एक कोई सेट है सर, उस सेट के पास टोटल पार्टीशन कितने बना सकते हो? टोटल सेट्स ऑफ सेट कितने बना सकते हैं? ये सेट ऑफ सेट ही तो है, सेट ऑफ सबसेट्स मान लो, स्पेशल टाइप। सर हम कितने सेट ऑफ स्पेशल सबसेट्स बना सकते हैं जो इस कंडीशन के साथ होल्ड कर रहा है? तो सर का जवाब आगे चल के पता क्या होगा मेरे बच्चे, कि उतने ही बनते हैं जितने उस सेट पर आप इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हो। ये कंसीक्वेंसेस है इक्विवेलेंस रिलेशन का पार्टीशन के साथ। अगर मैं आपसे कहूं कि पार्टीशन या इक्विवेलेंस रिलेशन मैंने जिस स्लाइड पर आपको पढ़ाया था यहाँ पर, उसको अगर वहीं रोक दें और मान लो आपको पहले दिन हम आपको पार्टीशन पढ़ा रहे हैं, तो दूर दूर तक आपको इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन या रिलेशंस ऑन द सेट एक ही खुशबू नहीं आएगी, ये आप जानते हैं। लेकिन कितना कनेक्ट है ये, इसीलिए पहला माइलस्टोन थ्योरम कहते हैं कि किसी भी सेट पर हम रिलेशन तो बना ही सकते हैं। हम हर सेट के ऊपर रिलेशन बना सकते हैं और काउंटिंग भी बताया। अगर एक सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट है तो उस पर हम टोटल 2 की पावर n स्क्वायर रिलेशंस बना सकते हैं। और टोटल 2 की पावर n स्क्वायर रिलेशंस में हम कुछ इक्विवेलेंस रिलेशन भी बना सकते हैं। कुछ रिलेशन ऐसे होंगे ना जो रिफ्लेक्सिव भी सेटिस्फाई कर रहा होगा और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव सब सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो हमें उस एक रिलेशन से क्या होगा कि हमें पार्टीशन मिल जाएगा, और पार्टीशन के लिए मुझे फिर से एक बार इक्विवेलेंस रिलेशन के थ्रू इक्विवेलेंस क्लास को पढ़ना पड़ता है। ये इसका एक जो है बेनिफिट है जो हमें आपको मिलेगा। बट आप अभी किसी भी तरीके से कंफ्यूज मत होइएगा, किसी तरीके से पैनिक मत होइएगा। फिलहाल जो स्लाइड पर लिखा हुआ है इसको एंजॉय करिएगा कि आज के बाद हमसे कोई कहेगा, अब हमारा पहला डिस्कशन था ये पहला सेट A इज इक्वल टू n। अगर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन a इज इक्वल टू रियल नंबर का लेता हूं तो बताओ इसमें कोई बच्चा मुझे पार्टीशन करके दिखा सकता है? सर अगर मैं इसमें a1 0 से इन्फिनिटी ले लूं, a2 इज इक्वल टू क्या ले लूं, माइनस इन्फिनिटी 0, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं ना। और यूनियन पूरा का पूरा, बात समझ रहे हैं? इसका मतलब आप समझ सकते हैं यहां से कि आपका a1 a2 जो आया इस पार्टीशन ऑफ r आया। सेट का पार्टीशन बोला जाता है और सेट क्या है? R। और अगर कोई बच्चा ये कहे कि अगर a1 इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से 0 क्लोज और a2 इज इक्वल टू ओपन 0 से क्लोज 1 और a3 इज इक्वल टू ओपन 1 से क्लोज 2 और a4 इज इक्वल टू ओपन 2 से इन्फिनिटी, तो क्या इन सभी में कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं। क्या इनके यूनियन से पूरा R नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो आप लिख सकते हैं इट इज ऑल्सो a1, a2, a3 और 4 में ब्रेक कर दिया
इज क्या होगा, लिख देना यहाँ पार्टीशन ऑफ आर का बन गया। तो फिलहाल आपको पार्टीशन सिखा रहे हैं, आप डिस्कशन से आप इसको शुरू करिए, बाद में इन जनरल डेफिनेशन कैसे लिखी जाती है उसको लिख सकते हैं, या पहले वही लिख लो, मैं लिखाने जा रहा हूं वही लिख लो। तो सबसे पहले डालो पार्टीशन ऑफ सेट। आपने लिखना तो शुरू नहीं किया था ना अभी? हाँ, तो पहले लिखिए पार्टीशन ऑफ सेट, ठीक है, पार्टीशन ऑफ सेट डालिए, उसके बाद लिखिए जो मैं बोल रहा हूं, लेट कैपिटल ए बी एनी सेट एंड। अब ए में कितने एलिमेंट है इसके बारे में मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन आपको क्या करना है कि एंड A1, A2 एंड डॉट डॉट अप टू ए के मान लेते हैं, के कोई काउंटिंग हो सकती है, 10, 5, 20, 1000, है ना। तो लेट एंड A1, A2 अप टू ए के आर सबसेट्स ऑफ कैपिटल ए, आर सबसेट्स ऑफ कैपिटल ए such that क्या होना चाहिए पहली कंडीशन बाबू, AI इंटरसेक्शन AJ is not equal to is equal to 5 होना चाहिए। इसके आगे लिख लेना फॉर एवरी I और J कहां से रन हो रहा है, 1 से लेके K तक हो रहा है ना, जिसमें I और J बराबर ना हो, ये लिख लेना आगे। इसका मतलब पेयर वाइज डिसजॉइंट या म्यूचुअल डिसजॉइंट हो गए, इस भाषा को सीख लो, आगे मिलेगी क्वेश्चंस में जेम में। अच्छा, और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर मैं सभी I इक्वल टू 1 से K तक वालों का यूनियन कर दूंगा अगर, तो पूरा पूरा A मिल जाए। सेकेंड कंडीशन डालिए, डाल दी, देन ऐसे लिखना करली ब्रैकेट A1, A2 डॉट 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 A के जो बनेगा is called the partition of set capital A, and now you can write all the examples। अब डिस्कशन छोड़ के अब क्या लिख दो, एग्जाम्पल लिख दो। मुझे लग रहा था पहले फील करा देंगे फिर कंक्लूड करा देंगे, बट अब पहले लिख लिया डेफिनेशन तो एग्जाम्पल के तौर पे इनको लिख सकते हो। तो हटा लीजिए यहाँ से, फिर आगे बढ़ते हैं। एक नया टर्म, अभी पहले डेफिनेशन, अभी हमने पार्टीशन बनाना सीख लिया किसी सेट का, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन सीख लिया मैंने। अब इक्विवेलेंस रिलेशन से हम इक्विवेलेंस क्लास सीखेंगे, ठीक है। तो हम इक्विवेलेंस क्लास सीख रहे होंगे, देखो क्या होती है इक्विवेलेंस क्लास, है ना। लिखिए जरा कि लेट R बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, सो वी हैव टू अंडरलाइन ओवर द इक्विवेलेंस, अंडर द इक्विवेलेंस रिलेशन। क्यों कि इक्विवेलेंस रिलेशन R को लेके चलना है, तभी इक्विवेलेंस क्लास बनेगी। तो लेट R बी एन equivalence relation over the set capital A on the set capital A, capital R be an equivalence relation on the set capital A, then the equivalence class of an element of capital A, then the equivalence class of an element small a of capital A। लैंग्वेज सीखी समझी, इक्विवेलेंस क्लास किसी एलिमेंट की बनती है और वो एलिमेंट होता है A का, सुनते रहे ना। लेट R भी एन इक्विवेलेंस रिलेशन लेके चल रहा है किसी सेट A पर, और किसी सेट कैपिटल A का कोई एलिमेंट उठा लो स्मॉल a, तो हम उस स्मॉल a एलिमेंट की क्लास बनाते हैं। देन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट स्मॉल a ऑफ कैपिटल A is denoted by CLA, class of A, class of A which is the collection of, होता क्या है इसके अंदर वो सुनो, which is the collection of all the elements of capital A, which is the collection of all the elements of set capital A which are related to A, which are related to A। इसका मतलब समझ में आ गया, उस रिलेशन के अंडर
जो जो ए से रिलेट करेगा उन सबको उसकी क्लास में डालते हैं। समझ में आया? अभी और आएगा क्लियर। विच इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल ए, इसलिए क्लास ए के अंदर भी ए के ही एलिमेंट पड़े होंगे, इसलिए लिख दीजिए क्लियर करके कि क्लास ऑफ ए कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ ए, का मतलब क्लास ए का सबसेट बनेगी। तो अब कुछ थोड़ा आ रहा है दिमाग में कि जब क्लास ऑफ ए करली ब्रैकेट के अंदर ए के ही एलिमेंट पड़े होंगे तो ए का सबसेट होगा, तो हम दूसरे एलिमेंट ही बनाएंगे, दूसरा बनेगा। तो इस तरीके से एक रिलेशन के अंडर में हम हर एलिमेंट की क्लास बनाएंगे जा जाके। तो वो क्लासेस डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी बन सकते हैं, तो हमें डिफरेंट ही पढ़नी है। दरअसल ये क्लास नहीं होते हैं, ये सबसेट्स बनाने का तरीका होता है जो उन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है जिसमें मैंने पार्टीशन को पढ़ा था। ये कहानी है इसकी। तो हम क्या कहेंगे? विच इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल ए which are related to A and mathematically written as class of A is equal to, क्या करेंगे हम वो सारे एलिमेंट B लिखेंगे such that B related to A हो और A related to B हो, और ऐसे लिखते हैं, है ना, A related to B कहीं लिखा है तो इसको ऐसे लिखते हैं A related to B, है ना, ऐसे भी लिख देते हैं, बाकी ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। तो आप इसको डाल सकते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, सॉरी इस ब्रैकेट के अंदर, जिसमें हम समझ सकते हैं एंड द क्लास ऑफ ए जो होता है इज नॉन एम्प्टी सबसेट होता है। बोलो हाँ या ना। कोई बच्चा बता सकता है ये नॉन एम्प्टी क्यों बोल दिया? क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन है नहीं, इक्विवेलेंस रिलेशन है और इक्विवेलेंस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव भी है, तो हर एलिमेंट खुद से तो रिलेट होगा ही ना वहां पर। क्योंकि रिफ्लेक्सिव है, इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्सिव भी होगा उसमें साथ में। तो क्लास ऑफ ए में कोई जाए या ना जाए, ए तो कम से कम जाएगा ना, इसीलिए क्लास ऑफ ए इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए होता है। यहां तक किसी बच्चे को एतराज हो तो पूछ सकते हो, है ना। एंड इफ मान लीजिए बी की जगह हम मान लो यहां सी लिख देते थोड़ी देर को, सी रिलेटेड टू ए या A related to C ऐसा लिख देते। एंड इफ B belongs to A है, एक दूसरा एलिमेंट भी A से ले लिया बाबू, तो इसका भी क्लास ऑफ बन सकता है क्लास ऑफ B। इसमें कौन? इसमें वो D एलिमेंट जाएंगे जो D related to A है अथवा A related to D है। ये क्लास ऑफ क्या बनेगी? B भी बन सकती है। अब क्या रिलेशन है? ये भी तो सबसेट किसका बनेगा? ये भी तो सबसेट A का बनेगा कि नहीं बनेगा? तो हो सकता है जो D से रिलेट हुए हों वही A से रिलेट हुए हों, या हो सकता है कि अलग अलग आए हों। तो यहां पर आप देख सकते हैं हियर क्लास ऑफ A मे और मे नॉट डिस्टिंक्ट, क्लास A और क्लास B मे और मे नॉट डिस्टिंक्ट वेयर A एंड B आर डिस्टिंक्ट। हम आपको बहुत ज्यादा अंदर नहीं ले जाएंगे या जल्दी से नहीं इतना कुछ बोलेंगे जो आपसे कुछ छूट जाए। इस बात को फिलहाल आप यहां तक समझें कि क्लास ऑफ ए पहले समझा देते हैं आपको, क्लास ऑफ ए के बाद आपको क्लास ऑफ बी भी समझा देते हैं। आपने अभी क्या किया था? फॉर एग्जाम्पल के लिए, डरिएगा नहीं, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने a इज इक्वल टू जेड लिया और कहा कि a रिलेटेड टू b है इफ एंड ओनली इफ a प्लस बी इज इक्वल टू इवन वाला किया था। यहां पर आपके पास R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन था कि नहीं था बाबू? अभी अभी आपने किया था महक, इक्विवेलेंस रिलेशन था कि नहीं था? अब आप जब इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया तब आप उस सेट का कोई एक एलिमेंट उठाइए। चलिए आप उठाइए दिया, आप इस सेट का कोई एलिमेंट उठाइए, सेट का एलिमेंट उठाइए, इस सेट का एलिमेंट जेड में से आप कोई एक एलिमेंट उठा लो, 10 5 1 2 3 0, जो इसका एलिमेंट हो वो उठाओ ना, आर्बिट्री। अब वो एलिमेंट नहीं उठा पा रही बच्चे। शिवम तुम बताओ। 3 उठा लिया, तो इस क्लास ऑफ 3 में कौन जाएगा? क्लास ऑफ 3 में वो जाएंगे जेड के एलिमेंट, ए का मतलब जेड के एलिमेंट, सच दैट C रिलेटेड टू 3 हो, या ये कह सकते हो 3 रिलेटेड टू C हो। अब एक बात खुद से सोचना तसल्ली से,
दैट इज ऐसे लिख सकते हो इसको, क्लास ऑफ 3 का मतलब वो सी उठाइए जेड में से सच दैट जिनका 3 प्लस सी कितना आता हो, इवन आता हो। यही तो है ना रिलेशन। अब आप क्या ढूंढ नहीं सकते बाबू, बताओ 3 में किसको किसको ऐड करूं जिससे इवन आ जाए। 3 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 3 में अगर हम 7 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 3 में इवन ऐड करेंगे तो ऑड आएंगे। बात समझ रहे हैं? तो यहां पर हम 3 प्लस 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 प्लस 0 करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो यहां पर सारे के सारे -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो -5, -3, -1, 1, 3, 5, यहाँ सारे ऑड नंबर को 3 के साथ ऐड कर देंगे तो इवन बन जाएगा। प्रेम से बोलो हाँ या ना। लेकिन अगर मैं क्लास ऑफ 4 निकालने जाता तो कितना होता, तो शायद अब आप समझ सकते हैं कि वो सी बिलोंग्स टू जेड करने थे जहां पर 4 प्लस सी के साथ क्या चाहिए था, इवन चाहिए था। बताओ क्या किसी भी ऑड नंबर को 4 के साथ ऐड करके इवन आ सकता है? नहीं, तो सारे इवन के साथ आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा कितना बन गया, -6, -4, -2, 0, 1, 2 और 0, 0, 2, 4 और 6 और 8 डॉट डॉट ये आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, कंफर्म करिए। क्लास ऑफ 5 बनाइए बाबू, तो 5 प्लस सी हो जाएगा, इवन चाहिए, फिर उसी तरह काम करेगा ये ऑड वाले की तरह, तो फिर से लौट के वही आ जाएगा। तो अगर मैं क्लास ऑफ 5 निकालूंगा तो वो क्लास ऑफ 3 के बराबर आएगा, क्लास ऑफ 6 निकालूंगा तो वो क्लास ऑफ 4 के बराबर आएगा, क्लास ऑफ 0 निकालूंगा तो क्लास ऑफ 4 के बराबर आएगा। तो बात समझ रहे हैं? अब जितने ऑड नंबर के साथ अगर आप देखेंगे तो एक ही तरीके की क्लास बन रही है। तो अगर मैं हर डिफरेंट एलिमेंट के साथ जाकर अगर क्लास बनाऊंगा तो इनफाइनाइट डिफरेंट एलिमेंट होते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 -1 -2, लेकिन उन इनफाइनाइट डिफरेंट एलिमेंट में डिस्टिंक्ट क्लासेस केवल 2 ही, एक ये और ये। उसे चाहे नाम से चाहे क्लास 3 बोल दो, चाहे क्लास उसे 5 बोल दो या क्लास उसे 7 बोल दो, लेकिन उसके अंदर एलिमेंट हमेशा सेम आएंगे। बोलो हाँ। तो आप लिख सकते हैं कि देयर आर व्हाट, देयर आर एग्जैक्टली how many, exactly 2 distinct equivalence class मिली, equivalence class मिली, है ना, along with this relation R over Z, है ना, with this R on Z। मेरी बात सबको समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई कि क्लास ऑफ A मे और मे नॉट, सॉरी यहां ये लिखना था, your class of A and class of B may or may not distinct where A and B are distinct। यहां पर देखो कितने सारे डिस्टिंक्ट हैं, क्या 1, 3 और 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं है जेड के, हैं, लेकिन उनकी क्लासेस सेम आ रही हैं। तो मेरी इस बात का मतलब सबको बराबर पैरेलल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दूसरी बात, क्या आपको यह बात समझ में आ गई कलेक्शन कैसे लेना है? जैसे ये रिलेशन था 3 रिलेटेड टू सी, तो 3 रिलेटेड टू सी कुछ दिया जाता है ना कि क्या करना है, करना था उनका सम इवन, ये रिलेशन था। तो बाकायदा अब एक नंबर ऑलरेडी दिया होगा ए, और उस ए के साथ उस दूसरे को ढूंढना जिससे वो कंडीशन होल्ड कर दे, जिसकी वजह से रिलेशन होल्ड हो रहा है। तो यहाँ रिलेशन किस वजह से होल्ड हो रहा था? मान लो हमने 7 लिया, तो 7 के साथ अब वो दूसरा नंबर देखो जिसका साथ रिलेशन होल्ड कर रहा है। रिलेशन क्या था? दोनों के सम को इवन बनाने का। तो यानी 7 प्लस अब वो दूसरा ढूंढो जिसके साथ इवन आ जाए। वो कई सारे हो सकते हैं, एक अकेला एक तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा। क्यों? 7 के साथ 7 को रखोगे तो इवन आएगा ही ना। हर एलिमेंट खुद से तो लेट हो ही रहा ना, क्योंकि रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस है। तो मिनिमम एक एलिमेंट रहेगा और बाकी कितने भी रह सकते हैं, डिपेंड ऑन द रिलेशन, डिपेंड ऑन द सेट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब आप बताओ, अगर मैं ये सब मिटा दूं तो ये एक सेट A1 की तरह काम कर जाएगा, ये सेट A2 की तरह भी काम कर जाएगा, जिसमें दोनों के यूनियन से पूरा Z बन रहा है और इंटरसेक्शन फाई आ रहा है। तो क्या ये क्लास ऑफ A, अगर हम ऐसे करके डाल दें, क्लास ऑफ A मान लो A1 है एक सेट इंटीजर का, और क्लास ऑफ मान लो 3 है, और क्लास ऑफ 4 ये 2 मान लें, तो ये सेट A1 की तरह काम कर रहा है, ये सेट A2 की तरह काम कर रहा है, जिसमें इवन है जिसमें ऑड है। क्या ये हमारे पार्टीशन की तरह काम नहीं कर रहेगा? पार्टीशन की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इस पार्टीशन है किसका? इस पार्टीशन ऑफ जेड है। इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन आपको पार्टीशन करने का एक मौका देता है, और हर पार्टीशन आपको एक इक्विवेलेंस रिलेशन दे रहा होता है। वो अलग बात है कि हम ना निकाल पाए, दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल थ्योरम, कि एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन गिव्स अ पार्टीशन ऑफ द सेट, और एवरी पार्टीशन इंड्यूस एन इक्विवेलेंस रिलेशन।
दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम।